अब तो चिकित्सालय के आईसीयू में गोली घुस करके मार रहा है भाई। आप कहते हैं एम्बुलेंस से निकाल के मारा यूपी में, यहाँ तो जाकर करके आईसीयू में मारा। तो गुंडा राज में बिहार है कि बिहार में गुंडा राज है, इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा। कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू जो देश के उपराष्ट्रपति, 200 डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ पूरे देश के अंदर में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का एक भी बिहार का चयन नहीं हुआ था, एक भी डिस्ट्रिक्ट चयन नहीं हुआ था। उस यूनियन मिनिस्ट्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार भी मंत्री थे। तो भाई जो मतदाता के नाम कटेंगे, आज तो नाम काट दोगे तो उनकी पहचान कल मिटा दोगे, कल राशन से वंचित कर दोगे, कल उनको आप कई तरह के जो सुविधा मिलता है पेंशन उससे मुक्ति कर दोगे, और उसके बाद आप उसको रिफ्यूजी भी करार दे दो कि देश के नहीं है। साथियों नमस्कार। बोलता हिंदुस्तान की टीम इस वक्त बिहार में है, बिहार की राजधानी पटना में है। और बिहार में जो इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है SIR, सीवियर इंटेंसिव रिवीजन। अब इसमें बात ये आ जाती है कि बिहार की विपक्षी पार्टियां इस पूरे रिवीजन सिस्टम से खुश नहीं हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसी साल जनवरी में एक और रिवीजन किया था जिसको वोटर रोल के साथ फाइनलाइज कर दिया गया था। लेकिन चुनाव से ठीक 3 महीना पहले ये एक अचानक रिवीजन लाने का क्या मतलब बनता है, ये सवाल बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी RJD पूछ रही है। हम इस वक्त साथ हैं RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी के साथ। शक्ति जी, आपकी पार्टी का सवाल है कि क्या मतलब बनता है 3 महीना पहले ये रिवीजन लाने का। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम फर्जी वोटरों को वोट नहीं डालने देंगे, केवल असली बिहार का वोटर ही वोट डाले। चुनाव आयोग के इस बयान से क्या समझते हैं आप? देखिए, सघन मतदाता निरीक्षण कार्यक्रम जी चलाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर चुनाव आयोग ने लिया, और जन भावना और जन की परेशानी जब खुल करके आया और बिहार के तमाम इलाके के लोग आकर करके नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी से मुलाकात करके कहा कि मतदाताओं के जो अधिकार हैं, उनके वोट हैं, उनको काटा जा रहा है और काटने का ये साजिश है। जब पूरी चीज़ों पर सरी निगाह से देखा गया तो लगा कि ये चुनाव आयोग इसमें कुछ धांधली कर रही है। सवाल ये उठता है कि जनवरी माह में जब इलेक्टोरल रोल का फाइनलाइज कर दिया गया था तो फिर कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि बरसात के सीज़न में, रेनी सीज़न में इनको SIR करने की ज़रूरत पड़ी। इनके मंशा कुछ और है, अगर करना ही था तो पूरे देश स्तर पर करनी चाहिए थी, और देश स्तर पर करना था तो जनवरी माह से कर लिए होते, चुनाव के बाद ही कर लिए होते। लेकिन 25 दिन के जो काल अवधि दिए गए और जो 11 बिंदु साक्ष्य के रूप में मतदाताओं को प्रस्तुत करने हैं, उन 11 बिंदुओं में कई कठिनाइयाँ हैं। जो बैकवेंचर ऑफ द सोसाइटी है या जो दलित है, एजुकेशनली हमारा बिहार पिछड़ा है, तो उसमें जो दलित हैं, तन पिछड़ा है या प्रगतिशील वर्ग के लोग जिनके घरों में शिक्षा का घोर अभाव है, अब उनके अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र लाने का भी उस 11 बिंदु में था, जो अव्यवहारिक लग रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो काम करने के लिए फरमान जारी किया जो उनके अधीन अधिकार में नहीं है। नागरिकता की पहचान करना गृह मंत्रालय का काम है। अब नागरिकता की पहचान ये करे, या अपने आप में कहीं से गवारा नहीं लगा। हम लोगों ने सवालों को छेड़ा ही नहीं, बल्कि इन सवालों को हम लोगों ने मजबूती के साथ जाकर के चुनाव आयोग के सामने रखा। चुनाव आयोग ने दलीलों को सुनने के बजाय उसे अनसुना किया, और कई पत्राचार के बाद जब ये मामला पीपल डोमेन में मीडिया के माध्यम से आदरणीय तेजस्वी जी ने और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने रखा, तब जाकर करके जब मुलाकात हुई, मुलाकात भी सौहार्द न रहा।
हम लोग को और कान खड़े हुए कि चुनाव आयोग पूरी तरह से चाहती है कि जो है वोट मतदाताओं का जो है उसे काटा जाए। तो इन सवालों को लेकर के हम लोग गंभीर हैं। सर, तमाम चीज़ें जो इस पूरे मुद्दे के अराउंड चल रही हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, करीब 4 घंटे की सुनवाई हुई। उसके बाद ये कहा गया, जो खबरें चली कि देखिए चुनाव आयोग तो सही काम कर रहा है और इस पे तो मुहर सुप्रीम कोर्ट भी लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक नया नहीं लगाया इस पूरी प्रक्रिया पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक मर्यादाओं का, चुनाव आयोग के संवैधानिक कर्तव्यों के जो रेखा है उसको हर हाल में बचाए रखा। पर अपना जो सुझाव चुनाव आयोग ने दिया, चाहे वो आधार कार्ड हो, सुप्रीम कोर्ट ने कार्ड हो, कहा कि इसको आप जोड़ सकते हैं, प्रोगेटिव आपका है। नहीं जोड़ेंगे तो किस कारण से नहीं जोड़ेंगे, यह जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग को कहा उच्चतम न्यायालय ने कि आप जवाब दें कि क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो ये तो जीत थी विपक्ष के लोगों को जो कोर्ट गए थे। संवैधानिक जो हमारे ढांचा है इस देश का और जिनके कर्तव्य निहित हैं, तो भाई सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग अगर संवैधानिक संस्था है, उसकी अपनी एक स्वायत्तता है, तो वह अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ और आरएसएस के दफ्तर की तरह काम करेगा तो सवाल उठेंगे। जो चीज़ें आपके अधीन नहीं हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर गैर संवैधानिक आचरण करेगा तो सवाल तो उठेगा। संस्था संवैधानिक है, लेकिन संस्था में बैठा व्यक्ति असंवैधानिक आचरण अख्तियार कर रहा है, सवाल वहाँ है। और हम लोग तो लगातार कहते रहे कि मतदाता कटना नहीं चाहिए उनके नाम। अभी आप ले रहे हो, फिर आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो, तो भाई जो मतदाता के नाम कटेंगे, आज तो नाम काट दोगे तो उनकी पहचान कल मिटा दोगे, कल राशन से वंचित कर दोगे, कल उनको आप कई तरह के जो सुविधा मिलता है पेंशन उससे मुक्ति कर दोगे, और उसके बाद आप उसको रिफ्यूजी भी करार दे दोगे कि देश के नहीं है। बड़ा सवाल है। और सूत्रों के हवाले से कई खबर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि विदेशी मतदाताओं की संख्या है, जबकि चुनाव आयोग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की कि नेपाली हैं या बांग्लादेशी हैं। अगर यह सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग कि भाई मतदाता बाहरी हैं या भीतरी हैं, आपने पहचान कैसे कर ली, यह भी एक सवाल है। क्योंकि 20 साल से तो सरकार आप ही की है यहाँ बिहार में, और 11 वर्ष से स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, और जो मामला गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो अगर कोई घुसपैठी कहीं हिल रहा है तो अपने कर्तव्य से वंचित कैसे हो सकते, जिम्मेदारियों से, सवाल तो उन्हीं पे खड़ा होता है। तो बिहार को चाहती है भाजपा किसी भी सूरत में जीतना, चाहे वो असंवैधानिक आचरण हो या लोकतांत्रिक आचरण हो, अख्तियार करना चाहती है। पर बिहार क्रांति और संघर्ष की भूमि है, राजनीतिक भूमि है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कदमों को बड़े ही गंभीरता से देखती भी है और निर्णय भी लेती है। अच्छा, ये बात भी सामने आती है कि दिल्ली में कई बैठकें हुई, उसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की बैठक हुई। सवाल ये भी उठा कि कहीं हम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं कि चुनाव सर पे खड़ा हुआ है, आप अभी भी SIR की बात में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी कब करेंगे? ये भी सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं लग गए आप लोग। यही बात है, हम लोग एक साथ कई कार्यक्रम को करते हैं जी। जो विपक्ष के अपने दायित्व हैं, हम विभिन्न सवालों पर अपनी बात भी रखते हैं, ज़रूरत आन पड़ने पर हम धरना और प्रदर्शन भी करते हैं, हम संघर्ष भी करते हैं और पदयात्रा भी करते हैं। आप आज से कुछ दिन कबल लगभग 14,500 किलोमीटर की यात्रा तेजस्वी यादव जी ने की, जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार। एक बंदा सब पे भारी है, वो बंदा का नाम तेजस्वी यादव है। उनके निर्णयों में महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए, खुशहाली कैसे आए, बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कैसे बचे, ये सवाल है।
कहा ये भी ज़्यादा शायद सवाल परेशान कर सकता है ये वाला कि तेजस्वी यादव फिलहाल के लिए सबसे बड़े मुख्यमंत्री के चेहरे हैं आज के समय में बिहार की राजनीति में। कहा यह जाता है, तमाम विरोधी ये कहते हैं कि केवल लालू जी के बेटे हैं इसीलिए मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, अन्यथा ना होते। तेजस्वी यादव जी बिहार की राजनीति के एक ऐसे धुरी हैं जो एक संकल्प है, विकसित बिहार के मॉडल हैं, युवाओं के संघर्ष के साथी हैं, उनके मसलों को हल करने वाले नेतृत्व हैं, किसानों के आशा के किरण हैं, महिलाओं के सम्मान भी हैं। तो तेजस्वी यादव की जो संघर्ष हैं, उनके जो वचन हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, 17 महीना जन विश्वास के थे, जन आकांक्षा के थे। और लोकतंत्र में जब जन आकांक्षा और जन विश्वास नेताओं के चेहरे पर जब बैठ जाता है ना, तो वह एक अपने आप में संबल बन जाता है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस बिहार की राजनीति में एक ऐसे चेहरे हैं जो यह जाने जाते हैं कि ये बंदा जो कहता वो करता है। इस विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। इतनी पार्टियां जो सत्ता प्रतिष्ठान के पार्टनर के रूप में हैं, चाहे मांझी जी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको बिहार 20 बार अभी तक आना पड़ा। अगर अपने ही 200 उन्होंने जो रैलियां की है बिहार में, अगर अपने ही वादों को, अपने ही घोषणाओं को या अपने कही गई बातों को अगर सरसरी निगाह से उस वीडियो में अगर अवलोकन कर लेते तो शर्म से उनका सर झुक जाता। बिहार आज 20 वर्षों से एनडीए के हाथ में है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं देश के प्रधानमंत्री। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। ई श्रम पोर्टल जो भारत के लेबर मिनिस्ट्री का है, उस पर जाके देखेंगे तो उसके जो सरकारी आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। 2 करोड़ 90 लाख यहाँ के जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर काम कर रहे हैं, ये उन्हीं मंत्रालय का मानना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पीछे हैं। यहाँ एग्रोबेस कोई इंडस्ट्री नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर कोई काम नहीं हुआ तो रोजगार कैसे होगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यूपीए गवर्नमेंट में रहते हुए उन्होंने 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार के अंदर में किया। चाहे वो छपरा में चले जाइएगा, गरखा में, दरियापुर में जो चक्का फैक्ट्री है, फिर चले जाइएगा मढ़ौरा में जो रेल इंजन कारखाना है जो अफ्रीका ने ऑर्डर दिया, जिसकी फीता प्रधानमंत्री ने काटा, फिर मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना। तो यहाँ डीजल इंजन और मधेपुरा में रेल इंजन। फिर चक्का फैक्ट्री जब 1 लाख चक्कों का उत्पादन हुआ तो विदेशी आत्मनिर्भरता कम हुई। ये लालू प्रसाद जी के विकसित बिहार के प्रति इनके संकल्प को। अच्छा, ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक मैं मानता हूँ। मैं कल पटना में ही कुछ युवाओं से बात कर रहा था, तो उन्होंने कई बार बोला कि 17 महीने की सरकार हमें बहुत पसंद आई। सुपर सीएम के रूप में तेजस्वी यादव जी काम कर रहे थे, नौकरियां भी मिली। क्या लंबे समय तक उस परफॉर्मेंस को बनाए रखना आसान होगा? क्योंकि नीतीश कुमार का हम कार्यकाल देखते हैं, शुरुआती कार्यकाल तेजस्वी जी मानते कि अच्छा था, उसके बाद आते आते खराब हो गया। फर्क है, क्या कंटिन्यू रख पाएंगे? डिफरेंट क्या है आपको समझना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था 2005 के चुनाव में कि बिहार इस बार अगर नहीं बढ़ेगा तो कभी नहीं बढ़ेगा। दुनिया में इकोनॉमिक बूम हुआ। दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज लेट ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी। उनके नेतृत्व में देश की हुकूमत बनी और देश की हुकूमत में वो आ गए, तो उसका लाभ बिहार को मिला। बिहार को ये लाभ मिला कि बिहार का प्रत्येक जिला बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया।
और देश को लाभ मिला मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का। जो काम करने वाले लोग थे उनको काम की गारंटी मिली। सामाजिक हमारी जो पृष्ठभूमि है और जिस समाजवाद की नीतियों के जो लेकर के आगे चले हैं, तो काम की गारंटी हम लोग का एजेंडे में शामिल था। तो लगभग 73 योजनाएं ग्रामीण विकास से उस समय चलना शुरू हुआ। इससे गांव में कुछ खुशहाली लौटी, उसके चेहरे बदले। लगभग 1 लाख किलोमीटर से अधिक बिहार में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ। 35,000 करोड़ तो एक बार दिया गया। रेलवे का मैंने बताया, केंद्र की मदद से। हाँ, रेलवे की मैंने बताया। उतना ही नहीं, 173 आरओबी की स्वीकृति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया। और वह जानकर के आश्चर्य होगा कि जो जीआरपी राज्यों में कि राज्य की पुलिस जो रेल में काम करता है, वो पैसा देना होता है भारत सरकार को। वो 1973 से बकाया था। उन पैसों को ऐड कर दिया और इस आरओबी में उस पैसे को लगाया। यह है बिहार को विकसित दिशा में ले जाने का लालू प्रसाद जी का कमिटमेंट। दूसरी बात कि 2004 के पहले राज्यों को अधिकार नहीं था लोन लेने का। बिहार को जो या अन्य राज्यों में, खास करके बिहार को तो काफी दिक्कत थी, तो द्वार खोले गए। तो आज जो कर्ज लेकर के काम करने की जो छूट मिली, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, विश्व बैंक हो, नबार्ड बैंक हो, है ना, तो ये सारे बैंकों से, रिजर्व बैंक हो, इन बैंकों से कर्ज लेने लगी सरकार। हालात ये बदल हो गई कि कर्ज का स्तर बढ़ गया और आज राज्य के खजाने पर लगभग 30,000 करोड़ रुपया खजाने से सूद मद में जाता है बिहार की सरकार को। सिर्फ इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा लेता है वो 25,000 कर्ज लेके लेता है। ये लोग डंका पीटते हैं कि हमने बजट बढ़ा दिया। अब जरा हमें कोई बता दे कि आज भी देश का जो बजट है, उस देश के बजट के 5 पॉइंट समथिंग पहले भी था, 5 पॉइंट समथिंग आज भी है। कहाँ से उछाला गया? 1800 करोड़ के बजट पर बिहार का लालू प्रसाद जी ने सत्ता संभाली थी 90 में। 26,000 करोड़ पर हम लोगों ने छोड़ा था। इसको गुणनफल निकालिएगा तो 9 गुना हुआ। और आज अगर 3.25 लाख करोड़ अगर बजट गया है तो अभी 9 ही गुना होता है। वो अभी 9 ही गुना होता है, 3.25 लाख करोड़ का बजट अगर है। तो गणित के हिसाब से नीतीश जी ने उतना ही काम किया, इतना लालू जी ने अपने छोटे कार्यकाल में नहीं। लालू प्रसाद जी ने जो अपने कार्यकालों में पैसा दिया, सौतेलापन व्यवहार नहीं किया। अब एनएच के क्षेत्रों में लगभग 983 किलोमीटर एक बार दैट टाइम चीफ मिनिस्टर वाज ऑनरेबल मैडम राबड़ी देवी जी। टीआर बालू थे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देश के। 983 किलोमीटर एक बार मंजूर कर दिया बिहार विधानसभा में बैठकर, सचिवालय में बैठ करके। तो ये लालू प्रसाद जी का बिहार के प्रति, विकसित बिहार की जो उनकी परिकल्पना थी, उसका ये सोच का प्रतिफल है। लेकिन उसके पहले फॉर एग्जाम्पल कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू जो देश के उपराष्ट्रपति, 200 डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ पूरे देश के अंदर में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का। एक भी बिहार का चयन नहीं हुआ था, एक भी डिस्ट्रिक्ट चयन नहीं हुआ था। उस यूनियन मिनिस्ट्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार भी मंत्री थे। तो बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ने, या बिहार के लिए उसमें के 12 मिनिस्टर जो बिहार से आते थे, उनका कोई कमिटमेंट बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के नहीं था। नहीं सर, वो सिर्फ बिहार को बदनाम करते थे, बिहारी अस्मिता से खेलते थे। और बिहार को सहयोग करने के बजाय बिहार को बदनाम जितना किया जाए उनके एजेंडे में शामिल था। अब बताइए कि 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक 1 लाख पर जो संज्ञेय अपराध जो दर्ज था वो 110 था। आज क्या है? 17 से लेकर के अभी तक जोड़िएगा
तो संज्ञेय अपराध में 219 हो जाता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 110 और 190? तो जंगल राज कौन? जब पटना में हत्या होती है, हाई प्रोफाइल हत्या होती है बीजेपी के नेताओं का है 112 नंबर का, हृदय स्थली में होता है, घर में घुस से गोली मारी जाती है। अब तो चिकित्सालय के आईसीयू में गोली घुस करके मार रहा है भाई। आप कहते हैं एम्बुलेंस से निकाल के मारा यूपी में, यहाँ तो जाकर करके आईसीयू में मारा। तो गुंडा राज में बिहार है कि बिहार में गुंडा राज है, इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन सर सवाल ये था, और आखिरी सवाल और ये नहीं, एक बार आपको लगा हो कि बदलाव, हाँ, कोई भी सरकारें आती है तो समय के हिसाब से, अब कोई 2 साल का बच्चा 20 साल का हो गया, वो तो प्राकृतिक रूप से पढ़ना ही पढ़ना है समय के हिसाब से। कुछ वो किया, कुछ वो किया, कुछ वो किया, 20 साल तो ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे मिले वो स्कूल के बिल्डिंग का निर्माण हुआ। सम विकास के जो पैसे मिले, बैकवर्ड ग्रांट रीजन फंड जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बनवाया यूपीए गवर्नमेंट में, 25,000 करोड़ का बजट बंद करवाया। प्रत्येक साल 7,000 करोड़ से लेकर 9,000 करोड़ बिहार को मिलता था। लेकिन इनके फर्जी विकास के जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किया, उसी पैसे से इन्होंने कई तरह के निर्माण कार्यों में अपनी अभिरुचि ली। तो हमने तो सहयोग किया, और उस समय का अखबार का फर्स्ट पृष्ठ होता था कि नीतीश झोला लेके गए और बोड़ा लेकर के आए। हम लोग के समय में नहीं था। तो आज जो बिहार एक बार फिर करवट लेना चाहती है, और करवट इसलिए लेना चाहती है कि बिहार पूरी तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन मैं वही सवाल कर रहा था कि क्या उस चीज़ को कंटिन्यू रख पाना लंबे समय के लिए संभव है एक छोटे कार्यकाल में? देखिए, विकसित बिहार की परिकल्पनाओं में, क्योंकि सर ब्यूरोक्रेसी भी लेट मी कंप्लीट कभी जस्ट सेकंड, विकसित बिहार की परिकल्पनाओं में सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि रोजगार, प्लान को रोकना, उनको अवसर देना। लीची है, मखाना है, केला है, मक्का है, जो यहाँ का मुख्य उत्पादन है। तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इन इलाकों में एग्रोबेस, और अगर आप कुछ काम करेंगे, इन्वेस्टर लाया 17 महीने में 50,000 करोड़ का तेजस्वी जी ने, खेलेगा कूदेगा उसको भी नौकरी मिलेगा, पढ़ेगा लिखेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी, क्वालिटी एजुकेशन का एक अच्छा आईटी पार्क होना चाहिए, जहां लोग स्वयं अपने आप को इतना सबल करे कि उसको हर रोजगार अवसर मिले। तो एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए राज्यों के अंदर में, जहां आम आदमी अपने काम को लेकर करके चिंतित भी रहे और काम करता भी रहे कि हमें काम करनी है। जिस दिन काम करने की संस्कृति पर जाएगी, उस समय अपराध कम जाएगा। सही बात। तो जिस दिन काम करने की संस्कृति आएगी, उस दिन अपराध कम हो जाएगा। ये भी एक अपने में विचार है, और उसमें काम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को बार बार युवा याद करते हैं, ये एक सत्य है। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।